हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट के लिए विजन एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट। साथियों, पहले प्रैक्टिस टेस्ट को, ये दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट है, आप लोग देख रहे होंगे यहां। पहले प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। आप लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज ये जाकर पहली प्रैक्टिस टेस्ट को दो पार्ट में हमने पार्ट ए पार्ट बी करके बनाया है, आप लोग देखेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक फैक्ट, एक से बढ़कर एक कंसेप्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा धार लगाएंगे। दोस्तों आज का ये जो हम ये दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट करवाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, पार्ट ए के रूप में हम इसे करवाएंगे। आप देखेंगे एक से बढ़कर एक आपको कंसेप्ट आज मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा जान फूंकने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए, बाकी आप सब लोग समझ रहे होंगे यहां पर सारी चीजों को, कहां कहां से प्रश्न कितना कितना आता है। तो दोस्तों हम लोग यहां पर सबसे पहले भाग एक को, बाल विकास एवं शिक्षण विधि को यहां पर पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में? परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। अगर हम सीधा सीधा इस ब्लूप्रिंट का मतलब आपसे पूछें तो क्या है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है दोस्तों रूपरेखा, योजनाओं का रूपरेखा। आप जैसे घर बनवाते हैं तो पहले एक बनाते हैं ना, उसका मैप बनवाते हैं, आप उस मटेरियल का नाम लिखते हैं, कितना मटेरियल लगेगा, कितना खर्च लगेगा, तो उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं ना। उसी तरह से पर ये परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में आपसे ब्लूप्रिंट पूछ रहा है। तो परीक्षण निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है कि आप किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, प्रश्न की गहराई क्या होगी, प्रश्न की संख्या क्या होगी, प्रश्न का नंबर कितना होगा, ये सब। तो ये सब परीक्षण निर्माण में ब्लूप्रिंट का मतलब ये है। तो यही है प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप सारी चीजों को बड़े आसान शब्दों में सीखेंगे। तो इसको देखते हैं, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का मतलब, जिसे इंग्लिश में आप लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है क्रमिक अवस्था में सीखना। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं तो पहले सारी चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होते हैं तो उसको करते हैं, फिर तर्क करते हैं, फिर उसको जो है उसे समस्या का समाधान करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको क्रम के रूप में उनके सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो यही है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रतिपादन दोस्तों पियाजे ने किया था। आपको बता दें पियाजे ने बच्चों की सीखने की क्षमता को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से है दोस्तों? 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से अधिक वाले को। तो दोस्तों इसी को 2 से 7 वर्ष वाली जो अवस्था है इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो इसका प्रतिपादन पियाजे ने किया था, याद रखेंगे तो आपको बड़ा काम देगा ये। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं यहां पर प्रश्न संख्या तीसरे को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप यहां एक लाजवाब सा कंसेप्ट सीखेंगे। थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? एमएमपीआई परीक्षण क्या क्या है दोस्तों? एमएमपीआई परीक्षण का उपयोग मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों एमएमपीआई परीक्षण का उपयोग मुख्यतः पर्सनालिटी अध्ययन के लिए किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए किया जाता है। तो पहले आप इसका मतलब जान लीजिए। एम का मतलब हो गया दोस्तों मिनीसोटा, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो दोस्तों इसी का इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका यह मेनली किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी अध्ययन के लिए इसके एमएमपीआई परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसी से पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सोचता कैसे है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वह जब बहुत ज्यादा गुस्से में आता है तब कौन सा कैसा फैसला लेता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों चौथे वाले में। तो यहां आपको चौथे वाले में क्या पूछा जा रहा है? अधिगम। अधिगम का मतलब आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है सीखना। तो अधिगम को प्रभावी बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है?
तो दोस्तों अधिगम यानी सीखने को सबसे प्रभावी बनाने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो दोस्तों अभ्यास तो होगा नहीं, अभ्यास तो एक ही चीजों का किया जाता है ना। अनुकरण यानी किसी का पीछा करने से आप थोड़ी ना सीख लेंगे, ये भी नहीं है। परिपक्वता, आप मेच्योर हो गए, बहुत सारे लोग मेच्योर हो जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना वो प्रभावी तरीके से सीखेंगे, ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरण होगा। अभिप्रेरणा, इसका इंग्लिश में इसे हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन ही ऐसा है दोस्तों जो सीखने को प्रभावी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि ये भी कुछ कुछ हद होते हैं, लेकिन जब आपको सबसे महत्वपूर्ण दे दिया तो आप ये मोटिवेशन पर जाएंगे। अभिप्रेरणा कैसे, आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। हमारे दादाजी साइकिल से दूध बेचते थे, तो उनको एक बार मेरा भाई ने कहा चलिए आपको जो है हम गाड़ी सिखा देते हैं, आप गाड़ी चलाइए। तो ऐसे चलाने के लिए तो वो नहीं तैयार हुए। एक बार हमारी बुआ आई तो बोली कि अरे बाबू गाड़ी सीख ला, तो तुम्हें केहू के इंतजार न करे खोए, तू अपने बिटियन के यहाँ या मार्केट में जहां जाए खोए तो चला जाए। तो वो उनको बहुत ज्यादा वो मोटिवेशन काम किया, तो वो सीख लिए, तब से चलाने लगे। हालांकि कहीं लेकर जाते नहीं है, लेकिन चला लेते हैं। तो यही है एक तरह का मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, पांचवा वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है? शैशवा अवस्था की अवधि। शैशवा अवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 2 वर्ष तक टोटली वह माँ बाप पर डिपेंड होता है, टोटली पूरी तरीके से। तो यानी शैशवा अवस्था की अवधि सामान्यतः किस एज तक मानी जाती है, वो मैंने अभी आपको बता दिया, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। बहुत अच्छा दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है, एक बेहतरीन कंसेप्ट आप यहां सीखने वाले हैं अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड। देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका मतलब यही है, पूर्व अनुभवों के आधार पर, इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ पूर्व में यानी पहले आपने सीखा है, अनुभव किया है, उसके आधार पर संवेदनाओं यानी सेंसेशन को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उदाहरण ऐसे सोच लीजिए, जैसे आपने पहले हॉर्न बहुत सुना है, मोटर वाहन के हॉर्न, तो आपने बहुत सारा हॉर्न सुना है। एक दिन आप रोड पर ऐसे जा रहे हो, रोड पर जा रहे हो, पीछे से एक गाड़ी आकर जो है आपको हॉर्न दिया, तो कान ने उस हॉर्न को सुना और मस्तिष्क को भेजा। मस्तिष्क पहचान गया कि हम ऐसा बहुत बार सुने हैं, या किसी मोटर वाहन की आवाज है जो पीछे से आ रही है, तो आप तुरंत आपको साइड होने के लिए कह देता है, आप साइड हो जाते हो। इसी को कहते हैं पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। समझ गए आप? आगे देखते हैं दोस्तों 7वां वाला। ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको बहुत बेहतरीन तरह से बताएंगे, कभी भूलेगा नहीं। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों यह किस पर प्रयोग किया था? पहले तो ये बता दें आपसे, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत क्या है कि कोई चीज आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर थोड़ा भूलते हो, फिर कुछ सीखते हो। ऐसे करते करते एक समय आता है आपकी गलतियां खत्म हो जाती हैं और पूरी तरीके से आप सीख जाते हो। तो यह प्रतिपादन, यह सिद्धांत जो है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद करके वहां पर अंदर से एक सिटकिनी लगा दिया और बाहर एक मछली रख दिया। भूखी बिल्ली तड़फड़ा तड़फड़ा कर फटफटाती रही, अंत में उसका पंजा सिटकिनी पर पड़ा और सिटकिनी खुल गई। फिर एक दिन ऐसे फिर उन्होंने बंद किया, फिर ऐसे फड़फड़ाती रही, फिर सिटकिनी खुल गई। तो धीरे धीरे ऐसे उन्होंने कई बार ये प्रक्रिया अपनाया, तो बिल्ली को पता चल गया कि हमारा पंजा कहीं पड़ता है जो ये सिटकिनी खुल जाती है। तो ऐसा करते करते थोड़े दिन बाद देखा कि बिल्ली आसानी से आदमी की तरह सिटकिनी खोलकर बाहर निकल जाती थी। तो ये हुआ दोस्तों प्रयास एवं भूल के सिद्धांत। तो यही है, थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे देखते हैं 8वें वाले में। तो यहां पर दोस्तों कह रहे हैं सामान्य अथवा औसत बुद्धि वाले बालकों की आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होते हैं? तो यहां दोस्तों आईक्यू के बारे में बात किया जा रहा है। आईक्यू के बारे में खूब पूछा जाता है, आईक्यू का फार्मूला क्या होगा ये आप बताइए। तो आईक्यू का फार्मूला आपको बता देते हैं दोस्तों, कभी भूलेगा नहीं। ये मेंटल एज में लिख दे रहा हूं, और नीचे रियल एज वास्तविक उम्र गुणा 100 से कर देंगे तो आईक्यू निकल आएगा। जैसे होता है मेंटल एज का मतलब कितना है, आप किस उम्र के बराबर सोचते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये हमें आईक्यू, अपना आईक्यू निकालना है, आप अपना निकाल रहे हो। किसी बच्चे का दोस्तों उम्र है 10 साल, रियल उम्र 10 साल है, और लेकिन वो सोचता है 15 साल के बच्चों के जैसा, 15 साल के बच्चों के जैसा, यानी मेंटल एज उसकी 15 साल हो गई है, लेकिन रियल 10 है। और इसमें 100 से गुणा कर दोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आईक्यू कितना है। ये एक जीरो से एक जीरो गया तो 150 150 उसका आईक्यू आ गया दोस्तों। इसका मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, ये आपको यहां समझ में आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों एवरेज पूछी जा रही है, आईक्यू जो है समानता या एवरेज लड़कों की या बच्चों की आईक्यू कितनी होती है। तो दोस्तों आपको तो यहां थोड़ा सा और बता दें, 80 से कम जो आईक्यू होता है, 80 के आसपास वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, और 110 के ऊपर जो होता है, 110 के ऊपर जो होता है वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो यानी दोस्तों 90 से 110 के बीच, 90 से 110 के बीच जो आईक्यूब होता है वो एवरेज आईक्यूब होता है। तो देखते हैं कहां दिया है, 90 से 110 के बीच कहीं है तो वही हो जाएगा हमारा यहां। तो यहां पर दिया है 90 से 109, ऑप्शन नंबर यही सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, ऐसे ही हम एक एक करके चीजों को सीख लेंगे। 90 में दिया है दोस्तों द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का संबंध किससे है? द्विकारक सिद्धांत का दोस्तों संबंध हमारी बुद्धि से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? द्विकारक मतलब दो कारक। हमारी बुद्धि दोस्तों दो तरह की होती है, एक जन्मजात होती है, एक जो हम सीखते हैं। जो जन्मजात होती है हम उसे जनरल फैक्टर बोलते हैं, जनरल कारक यानी सामान्य कारक, और जो हम अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत से सीखते हैं उसे हम लोग स्पेशल फैक्टर बोलते हैं, विशिष्ट कारक उसे बोलते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो इसके पास ये सामान्य कारक जो होता है ये ऑलराउंडर होते हैं, किसी भी काम को कर लेते हैं। ये जितना ज्यादा होगा व्यक्ति उतना ज्यादा टैलेंटेड मतलब माना जाता है कि हर क्षेत्र में वो काम कर लेगा। लाइट खराब होगी उसको बना लेगा, हैंडपंप खराब होगा उसको बना लेगा, सारी चीजों को उसको करने की क्षमता होती है। लेकिन जो ये स्पेशल फैक्टर होते हैं यह सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में काम कर सकता है। जैसे गाना बहुत अच्छा गा सकता है लेकिन वो घर की लाइट खराब हो गई उसको नहीं बना पाएगा, हैंडपंप खराब हो गया उसको नहीं बना पाएगा। तो यही है द्विकारक सिद्धांत, यानी हमारी बुद्धि से रिलेटेड है। हमारी बुद्धि दो कारकों पर निर्भर करती है, एक जनरल कारक और एक स्पेशल कारक। जनरल कारक जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, स्पेशल कारक किसी खास क्षेत्र में होते हैं। उम्र के साथ ये जनरल कारक वाला दोस्तों यह घटने लगती है लेकिन यह बढ़ता है। तो यहां पर आपको मैं सारी चीजों को बता दिया, आप भूलेंगे नहीं। आगे देखें 10वें वाले में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो अंतर्दृष्टि के माध्यम से जो सीखने का सिद्धांत है यह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? ये दिया था यहां पर क्या है, स्किनर तो नहीं होगा दोस्तों, पावलॉग भी नहीं होगा, कोहलर है। ऑप्शन नंबर यहां पर ये आपका सी हो जाएगा, कोहलर ने दिया था। दोस्तों कोहलर ने एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने यानी अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सीखना, उन्होंने बताया कि सीखना अचानक समस्या समाधान को समझ लेने से होता है। उन्होंने यह प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी यानी अपनी सूझबूझ से सीखना, ऐसा नहीं सिर्फ, उन्होंने कहा कि सिर्फ अभ्यास से नहीं सीखेंगे, हम अपनी थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, सूझबूझ का प्रयोग करेंगे तो उससे भी सीखा जाता है। यानी अंतर्दृष्टि से सीखने का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, यानी अपने सूझबूझ के हिसाब से सीखना। आगे देखें, हम लोग देखें यहां ये दिया है दोस्तों मैकडूगल द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियां की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल ने जो प्रतिपादित किया था सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने 14 बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि संवेग के साथ इसको जोड़ा था। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 14 होती है मैकडूगल द्वारा। यहां क्या है दोस्तों 12वें वाले में मानसिक उद्देलन। मानसिक उद्देलन जिसे दोस्तों इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो मानसिक उद्देलन तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किसके विकास के लिए किया जाता है? तो किसके विकास के लिए किया जाता है दोस्तों मानसिक उद्देलन? तो यहां पर समस्या समाधान के लिए किया जाता है। एक ऐसी शिक्षण तकनीक है दोस्तों जिसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए समूह के सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समस्या हो गई और 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया गोलमेज पे, उस पर सबसे बात करवाएंगे, कुछ लोग अपनी बात रखेंगे, ये अपनी रखा, ये अपनी रखा, ये अपनी रखा, तो अंत में पता लगता है हर आदमी थोड़ा थोड़ा अच्छी सलाह देता है, तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन समस्या का समाधान निकल जाता है। तो मानसिक उद्देलन तकनीक का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? समस्या समाधान के लिए। थोड़ा देखेंगे आप ध्यान से।
पावलाक के प्रसिद्ध प्रयोग, पावलाक दोस्तों कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ता पर। तो यही कह रहे हैं उनके प्रयोग में प्राणी कौन था? जब वो प्रयोग कर रहे थे किस प्राणी के पर उन्होंने ऐसा प्रयोग किया था? तो मैंने पहले ही बताया उन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था। आप लोग याद करने के लिए कह सकते हैं, हम लोग कुत्ते को खूब पाव रोटी खिलाए हैं, तो पाव कुत्ता यहां से आप समझ जाएंगे। उन्होंने दोस्तों ये प्राकृतिक और आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक और कृत्रिम उद्दीपन के बीच यहां संबंध बताया था कि हमारे कुछ कृत्रिम उद्दीपन के द्वारा प्राकृतिक उद्दीपन अपने आप हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कुत्ते को, जब एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाने से पहले वो घंटी बजाते थे, उसके बाद खाना देते थे। तो धीरे धीरे ऐसा कई बार करने से कुत्ते को पता चल गया कब घंटी बजे हमें खाना मिलेगा, घंटी बजते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो यही प्रयोग था। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, मौलिकता यहाँ क्या है 14 वाले प्रश्न में? मौलिकता, मौलिकता, प्रवाह और नमनीयता निम्नलिखित में से किसके प्रमुख तत्व हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मौलिकता क्या है? मौलिकता का मतलब ओरिजिनल, किसी कॉपी पेस्ट ना हो, ओरिजिनल। प्रवाह और नमनीयता, यहाँ पर सबका मतलब आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ पर मौलिकता का मैं तुम्हें बता दिया, ओरिजिनल होना चाहिए। कोई विचार आप रख रहे हैं तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी कॉपी पेस्ट नहीं। प्रवाह का मतलब होता है अधिक संख्या में विचार देना, विचार ज्यादा से ज्यादा हो। और नमनीयता का मतलब यहाँ पर जो नमनीयता है इसका मतलब क्या है? और विभिन्न तरह के विचार होने चाहिए। तो यही सब है दोस्तों, ये है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, यानी क्या है? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी होता है। किसके प्रमुख तत्व है? ये क्रिएटिविटी के, यानी सृजनात्मकता। आगे देखें हम लोग दोस्तों, ये 15 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, ये युयुत्सा, युयुत्सा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? युयुत्सा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि युयुत्सा का मतलब क्या होता है। युयुत्सा का मतलब होता है दोस्तों संघर्ष करना या लड़ने की प्रवृत्ति। तो इतना अगर आप युयुत्सा का अर्थ जान गए, संघर्ष करना या लड़ने की प्रवृत्ति, लड़ने का एक चाह, लड़ने की इच्छा, तो इसको मतलब आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये है आप में ये संवेग तो यहां पर होगा नहीं, कल्पना भी नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति है, किससे रिलेटेड? युयुत्सा को किस श्रेणी में रखा गया है? मूल प्रवृत्ति में रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। 16 वाले में अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, तो क्या है? बालकों के सामाजिक विकास को, बालकों के सामाजिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? यहां पर देखेंगे कि जो भी दिया है थोड़ा बहुत सब प्रभावित करते हैं, लेकिन जब आपको दे दिया सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रभावित कौन कर रहा है, तो जब से जो सबसे ताकतवर ऑप्शन होगा उसी को आप चुनेंगे। तो भाई सामाजिक, बालकों में सामाजिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करेगा? सामाजिक परिवेश करेगा, जिस समाज में वो रहता है वही ना उसको प्रभावित करेगा, और क्या? ऑप्शन नंबर यहां पर ये हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 17 वाला, तो यहां पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकास का, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम माना जाता है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं बच्चे जब होते हैं, पैदा होते हैं, उसके बाद से उनकी शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होती है। समय समय पर एक स्टेज होता है बड़ी, लेकिन शुरुआती अवस्था में बड़ी तेजी से होती है। तो यहाँ द्रुत, द्रुत मतलब तेज होता है, द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। 17 का आपका बी हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनकी लंबाई, वजन, यानी जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है बड़ा तेजी से परिवर्तन होता है, तो उसी बात पर ये है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, 17 हो गया। 18 वाले का अगर देखें, तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है, निरंतर विकास का सिद्धांत ये तो है, अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नाम में ही अनुकूलित हो गया है, यानी एकदम से कहा जाता है ना कि एकदम मजे की अवस्था में एकदम न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत या विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। यह उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया के संबंध पर आधारित है। अभी मैंने वो आपको बताया था जो कुत्ता वाला, तो उससे आप समझ गए होंगे। आगे देखें यहां पर हम लोग 19 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं योजनाएं प्रकट होती हैं। यह किसने दिया?
तो कह रहे हैं विकास के परिणाम स्वरूप, जो विकास होता है उसके परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं योजनाएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन किसने दिया था मेरे भाई? तो ये हरलॉक ने दिया था। हरलॉक का कहना था कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योजनाओं, विशेषताओं एवं व्यवहारों का मतलब उद्भव होता है। इसके माध्यम से केवल शरीर में परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और संवेग पर मतलब ये सब भी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, एक से बढ़कर एक दोस्तों, यहाँ सभी मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है एक तरह से पूरे इसमें इस टॉपिक में समेट दिया है। जब यहाँ से करेंगे तो उस मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड कोई सिद्धांत आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ क्या है? तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि, यहाँ बुद्धि को दो भागों में बांटा है, तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होती है दोस्तों? ये क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, यह तरल बुद्धि से रिलेटेड हो गई। और क्रिस्टलीय बुद्धि क्या का मतलब होता है? जो कुछ हम अनुभव सीखते हैं वो क्रिस्टलीय बुद्धि हो गई। तो तरल बुद्धि जो होता है उम्र के साथ घटती है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी घट जाएगी, यानी कार्य करने की जो क्षमता है भाई वो धीरे धीरे घटेगी। और क्रिस्टलीय ये बढ़ती है, यानी आपको अनुभव बढ़ेगा, आपको ज्ञान बढ़ेगा। ये जो होता है यह क्रिस्टलीय बुद्धि से रिलेटेड हो गया। तो यह किसने दिया था दोस्तों? यह यहाँ पर यह सवाल यह है कि यह किसने दिया था? तो यह कैटेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि किससे रिलेटेड है। तरल में पता चल गया कि यह कार्य करने की क्षमता होती है और क्रिस्टलीय में सीखने की क्षमता होती है। आगे देखें, 21 में क्या कहा जा रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों स्किनर हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका ये ए हो जाएगा। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से रिलेटेड है। इनमें व्यवहार, इनका मतलब ये, उन्होंने कहने का मतलब इनका ये सिद्धांत था स्किनर का कि किसी का व्यवहार जो होता है वह पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। जैसे एक अपराधी को हम दंड इसलिए देते हैं को इस तरह का व्यवहार न करे, और किसी को हम पुरस्कार इसलिए देते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है वह और आगे करे। तो यही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादक स्किनर थे, जो मतलब व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाता है उस पर उन्होंने सिद्धांत दिया था, दंड और पुरस्कार के माध्यम से। आगे अगर देखें हम लोग 22 वाले में क्या है? कोहलर के अनुसार अधिगम यानी सीखना मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो कोहलर ने सीखने का सिद्धांत किस पर बताया था दोस्तों? तो प्रयास एवं भूल पर। अभी मैंने यहाँ पर कुत्ता, वो जो भूखी बिल्ली वाला बताया था ना, तो वही है, कोहलर ने ही दिया था। तो कैसे दिया था दोस्तों? मैंने बताया कि कोई चीज आप जैसे मान लीजिए बुक ही पढ़ रहे हो, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, बुक पढ़े तो ऐसा लगा कि सब याद है, पता लगा बाद में 80% भूल गया। फिर आप पढ़े तो फिर याद हुआ, फिर कुछ भूल रहा है, फिर पढ़े। जैसे बार बार पढ़ने से लगभग सारी चीजें याद हो जाती हैं, गलतियां कम हो जाती हैं और हम जो सीखना चाहते हैं वो भरपूर तरीके से सीख लेते हैं। तो कोहलर ने यही प्रयास एवं भूल वाला सिद्धांत दिया था। आगे देखें, वही सिद्धांत जो अभी मैंने बताया था, बिल्ली भूखी बिल्ली वाला। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हर्बर्ट ने किया था। हर्बर्ट ने यहां पर बताया था दोस्तों, किसी पाठ योजना जो हम लोग बनाते हैं ना, उन्होंने यह प्रयोग दोस्तों, यह प्रयोग जो है मतलब 5 चरण में किया था। तो पहला था दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर उन्होंने तुलना दिया, फिर नियमीकरण, फिर अंत में प्रयोग। तो इसी पंचपदी कहा जाता है। हर्बर्ट ने ये दिया था। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें कह रहे हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा कीजिए। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां आप लोग जानते हैं ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां का किसका इसका मतलब क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जैसे हमारा थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल, ये ग्रंथियां जो होती हैं इसके माध्यम से शरीर की मानसिक व्यवहार को प्रभावित होता है। यानी ये सब, ये यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं इसके माध्यम से भी पर्सनालिटी मतलब निर्भर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के प्रकारों की चर्चा किसने किया था? तो यहाँ पर यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये सिद्धांत दिया था कैनन ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, 24 का सी। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, यहाँ 25 वाले में जो दिया है दोस्तों, सृजनात्मकता,
सृजनात्मकता, जिसे इंग्लिश में लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया था? तो यह क्रो एंड क्रो ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा, क्रो एंड क्रो ने दिया था। इनके अनुसार दोस्तों सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नई और ओरिजिनल विचारों को अभिव्यक्त करता है, किसी यानी कॉपी पेस्ट नहीं करता है। यही है। आगे देखें हम लोग, क्रिएटिविटी का मतलब ही हो गया दोस्तों, जैसे हम लोग यूट्यूब पर कुछ बनाते हैं तो हम सब लोग सोचते हैं वीडियो हमारा सबसे अलग हो, कुछ इनोवेशन क्रिएशन हो। यही है। बीएफ स्कीनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास मुख्यतः किसके कारण होता है? तो स्कीनर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें बताया कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है। मुख्यतः यहाँ शब्द दिया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मुख्यतः पर फोकस नहीं करेंगे तो आप दूसरे वाले को पकड़ लेंगे। तो उन्होंने अनुकरण एवं प्रबलन के द्वारा बताया था। अनुकरण एवं प्रबलन के माध्यम से वह मतलब बच्चों में भाषा का विकास होता है। आगे देखें यहाँ हम लोग 27 वाले में मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया था? अभी ये आया था दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, थोड़ा अलग तरीके से आया था। मैकडूगल ने, तो मैकडूगल ने कितने प्रकारों का, कितने मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है? ये 14 प्रकारों का। आगे देखें हम लोग अगर 28 में, तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया है 28 वाले में, यहाँ देखें थोड़ा ध्यान से, कह रहे हैं एक वस्तु पर चेतना का केंद्रित होना, एक वस्तु पर चेतना का केंद्रित होना ही अवधान है। यह कथन किसका है? तो एक वस्तु पर चेतना जब केंद्रित हो जाती है तो वही अवधान है। यह कथन किसने दिया था ये आपको बताना है। तो पहले दिया है मैकडोनल्ड, तो नहीं होंगे भाई, इनको तो आप पहले ही हटा देंगे, इनको पहले आप हटा दीजिए। रॉस भी नहीं होगा, ये डम्बिल ने दिया था। डम्बिल ने कहा था दोस्तों कि चेतना को केंद्रित होना, चेतना का यहाँ पर ये अवधान का मतलब अटेंशन होता है, जिसे हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना, अटेंशन का मतलब अपनी चेतना को केंद्रित कर लो। तो ये चेतना का एक वस्तु पर चेतना का केंद्रित होना ही अटेंशन है। यह किसने दिया था? डम्बिल ने दिया था, ये उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग डी कर दिए। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ 29 वाले में क्या है। सुजन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भाई? गॉल्टन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तो देखें यहाँ प्रश्न संख्या 30 में आपसे जो पूछा जा रहा है कि 12 से 16 वर्ष की एज ग्रुप वाले बालकों के लिए हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, क्या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ये आप यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये जलोटा, वैसे तो जलोटा ने दिया था, यहाँ पर आप जलोटा कह सकते हैं, जलोटा, तो जलोटा ने दिया था। लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि 12 से 16 वर्ष बालकों में हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता के परीक्षण का निर्माण किया। तो यह परीक्षण मानसिक योग्यता एवं बुद्धि को स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण बुद्धि से रिलेटेड है। अब दोस्तों हम लोग लगे हाथ ये भाग 2 को देख लेते हैं, जो हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी वाले टॉपिक को निपटा देते हैं, बहुत बढ़िया से होगा, जल्दी होगा। नियमों एवं उदाहरणों की क्या कह रहे हैं? नियमों से उदाहरण की ओर जाने वाली शिक्षण विधि का प्रयोग मुख्यतः किस विषय के शिक्षण में किया जाता है? इनका कहना है कि हम कोई नियम बताते हैं, फिर हमें नियम के बाद जस्ट उदाहरण बताना पड़ता है। तो यह शिक्षण विधि का प्रयोग मुख्यतः किस विषय में ऐसा किया जाता है? कुछ लोग कहेंगे भाई मैथ में, तो ये मैथ में उतना नहीं है, यह व्याकरण में होता है। जैसे ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम कोई नियम सीख बताते हैं तो उसका एक उदाहरण बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है नियम को हमें प्रयोग कैसे करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो चाहे इंग्लिश का व्याकरण हो यानी ग्रामर हो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम रूप है? तो आत्मा तो तत्सम है ये बता दिए, लेकिन किस शब्द का तत्सम है? ये आपका तत्सम है। तो मतलब आप एक शब्द है, इसका तत्सम आत्मा है, यहां ये कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये इनका बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 33 वाले में। तो यहां पर कह रहे हैं निम्नलिखित में वामन किस शब्द का तत्सम है। तो यहां ये बता दिए वामन तत्सम है, लेकिन किस शब्द का, तो बौना का। तो बौना दोस्तों एक तत्भव शब्द है। तत्सम तत्भव आप लोग जानते हैं, पहले आपको बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तत्सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो शब्द संस्कृत से आए और आज भी वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं तो तत्सम कहलाते हैं। और ये तत्भव क्या होता है दोस्तों, तत्भव तद्भव क्या होता है, जो सब संस्कृत से निकले और हिंदी में आते आते मॉडिफाइड हो गए, यानी भटक गए, उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया तो उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर का नाम संजय है, संजय आपके घर वालों ने आपने नाम रखा और स्कूल में भी वही संजय प्रयोग हो रहा है तो आप तत्सम हो। लेकिन घर वालों ने आपका नाम संजय रखा और मतलब स्कूल में अन्य जगह पर दोस्तों लोगों ने उसे संजू बना दिया, तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो ऐसे ही आप यहां पर करेंगे तो तत्सम शब्द ये बौना तद्भव है, इसका तत्सम वामन है। तो वामन एक विष्णु का अवतार भी माने जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अग्नि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अग्नि, अग्नि है तो यह किस शब्द का पर्यायवाची है। तो धूमकेतु नहीं होगा, पर्वत नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर ये पर्वत नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, अश्व तो घोड़ा हो गया, नहीं हो, धूमकेतु। धूमकेतु जानते हैं, उसमें एक लव आग जैसा रहता है, उसमें पढ़े होंगे जियोग्राफी में आप। आगे देखें हम लोग, यहां पर आग्नेय दिया है। आग्नेय जो आग से संबंधित है, नाम से ही लग रहा है, में से किस शब्द का विशेषण रूप है। तो दोस्तों ये विशेषण है, आग्नेय एक विशेषण है, तो किस शब्द का विशेषण रूप है, तो ये है अग्नि का है, अग्नि से ही बना है। तो यहां पर विशेष विशेषण आपको पढ़ना होगा दोस्तों। विशेष आपको बता देता हूं, भूलेगा नहीं कभी, ऐसा कोई ट्रिक बताएगा नहीं। एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। तो जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष होते हैं, यानी मूल शब्द जो ओरिजिनल शब्द होते हैं, मूल शब्द विशेष होते हैं। और जब मूल शब्दों में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो विशेषण हो जाता है। मॉडिफिकेशन, मूल शब्द में जब मॉडिफिकेशन हो गया तो विशेषण हो गया। तो वही बात है यहां पर। तो आगे देखें, जैसे आगे यहां पर अग्नि क्या है, मूल शब्द हो गया, तो ये क्या है, विशेष है। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करके आग्नेय बना दिया, ये विशेषण हो गया। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे यहां पर, जैसे हम लोग लाल बोल दिए, लाल क्या है, विशेष है, और लाल से हम लोग ललित बना दिए, ललित, तो ललित विशेषण हो गया। तो यही है, आपको मूल और मॉडिफिकेशन में ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा आपको। आगे देखें हम लोग 36 में क्या है, तेजाब किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तेजाब आप लोग जानते हैं लिक्विड जैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं ये संज्ञा जो है जो किसी पर्सनल के लिए होता है। जैसे मान लीजिए संजय ने ये कहा, ताजमहल, गंगा नदी, तो ये सब किसी स्पेसिफिक के लिए है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और भाववाचक में जैसे कोई भाव निकल कर आता है तो उसे बड़ा कष्ट हो रहा है, तो कष्ट एक भाव है, खुशी हो रही है, खुशी भाव है। समूहवाचक, समूह में जैसे कोई ग्रुप वाली बात हो रही है, तो जैसे मान लीजिए पर्वत, पठार, नदी, ये समूहवाचक हो गया। यहाँ द्रव्यवाचक हो गया, यानी लिक्विड मामला जहां होता है तो द्रव्यवाचक मामला यानी पदार्थ है। तो तेजाब एक पदार्थ है, लिक्विड है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो सारी चीजों को कोशिश करते हैं आपको समझा दें, घोर कर पिला दें, बाकी आप पर डिपेंड करता है आप इसे कैसे ले रहे हो, कितना सपोर्ट कर रहे हो। नाव जल में तैरती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है। तो नाव जल में तैरती है, तो यहां पर जल में, तो आपने वो चीज पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, इस चीजों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा ना। तो आप लोगों ने इस चीज को बड़े अच्छे से देख लिया होगा कि नाव जल में तैरती है। तो यहां जो में आ रहा है, यहां आपको ये फोकस करना है। तो यहां पर क्या हो गया, जल में अधरते, यानी आधार का बोध करा रहा है, तो यहां अधिकरण हो गया, यानी किसी के ऊपर वाली बात आ जाती है तो अधिकरण हो जाता है। तो अधिकरण क्या होता है, जब किसी के ऊपर कोई चीज होती है, आधार किसी को प्रदान करती है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग 38 में, तो यहां पर दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा, ये आपसे पूछा जा रहा है महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेंद्र आप लोग जानते हैं दोस्तों, यह एक गुण संधि है। तो गुण संधि कैसे हुआ अभी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। महेंद्र में जैसे आप देखेंगे तो इसमें महा और इंद्र शब्द से जुड़ा है, महा और प्लस इंद्र,
महा और इंद्र शब्द जुड़ के यहां पर महेंद्र हुआ, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, अ और ई, अ प्लस ई ने मिलकर ये अय बना दिया, तो इसीलिए दोस्तों महेंद्र हो गया। तो महा इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। तो गुण संधि है, बता देना। शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, ये लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? जैसे कहा जाता है ना, तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं, इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। इसका मतलब क्या हुआ, एक से बढ़कर दूसरा होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाना। आगे देखें, खाने की इच्छा क्या होगी है? खाने की इच्छा कोई है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बुभुक्षा कहा जाता है, भूख से रिलेटेड है। तो खाने की इच्छा का मतलब भूख, तो इसी को बुभुक्षा कहा जाता है। और लिप्सा का मतलब यहां पर क्या हो गया दोस्तों, लिप्सा का मतलब होता है किसी को पाने की इच्छा, आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको पाने की इच्छा है तो उसे लिप्सा कहा जाता है। जिगीसा का मतलब यहां पर क्या हो गया है दोस्तों, जिगीसा का मतलब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बड़े अच्छे से। जिगीसा का मतलब होता है कि जीतने की इच्छा, विन, विन मतलब जीतना, तो जीतने की इच्छा। और प्रमेय का मतलब क्या होता है, प्रमाणित किया जाने योग्य, और अप्रमेय का मतलब जिसे प्रमाणित न किया जाए। तो सारी चीजों को मैं सोचता हूं एक एक विकल्प को तोड़कर आपके सामने रखें, जिससे एक ही प्रैक्टिस टेस्ट में आपको चार चार प्रैक्टिस टेस्ट के बराबर आपको जानकारी मिल जाए। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। किंडरगार्टन, यहां बड़ी अच्छी जानकारी है, यहां पर देखेंगे किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? तो पहले आप जान लीजिए, किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल उद्यान। बाल उद्यान का मतलब जिसमें बच्चे खेलते हैं, टहलते हैं। तो यानी किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का मतलब यही है, खेल के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाना। यह किसने दिया था, यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो यह दिया था फ्रॉवेल ने। फ्रॉवेल ने कहा था कि वो खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने का सिद्धांत दिया, तो उसी का नाम उन्होंने किंडरगार्टन रखा। किंडरगार्टन का मतलब यह बाल उद्यान होता है, याद रखेंगे, कभी कभार यहां से भी पूछ लेगा। तो यहां देखिए प्रवर, प्रवर शब्द का विलोम क्या है? तो प्रवर शब्द का दो अर्थ होता है, एक होता है पावरफुल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शक्तिहीन यानी अवर, तो इसका विलोम अवर हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां पर इसका और भी एक और भी अर्थ होता है, उसको भी जानना होता है। यहां प्रवर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ जैसे पावरफुल या श्रेष्ठ, और अवर का मतलब शक्तिहीन, या कह सकते हैं हम लोग मतलब निम्न या हल्का, ये हो जाएगा। तो आप लोग उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। आगे अगर हम लोग देखें, उपचारात्मक शिक्षण में किस प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में किस प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है, ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो आदर्श वाचन, तो किसी को उपचारात्मक, उपचारात्मक मतलब सुधार करना, किसी के शिक्षण में आपको सुधार करना है तो आदर्श वाचन, आदर्श वाचन का यहां क्या मतलब होता है दोस्तों, उसकी गलतियों को सुधारने के, उसकी गलतियों को सुधार सकें, यही है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। इसमें क्या होता है, कमजोर विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने के लिए विधि अपनाई जाती है। तो बार बार उसे एक मतलब आदर्श वाचन करवाकर उसकी गतिविधियों पर विशेष महत्व दिया जाता है, यही है। आगे अगर हम लोग देखें 44 में, तो सखी पिया को जो मैं न देखूं, इसके आगे दोस्तों यहां पर है, तो यह कह रहे हैं यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, खड़ी बोली के सबसे बड़े दोस्तों ये साहित्य में आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो, हिंदी एवं फारसी के साहित्य में महान कवि माने जाते हैं, और उन्होंने खड़ी बोली की दोस्तों एक तरह से नींव रखा था। तो उन्होंने, उनके ही एक कविता का ये है अमीर खुसरो के, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, तो जूठन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यह एक दलित साहित्य है, यानी दलितों पर बना एक साहित्य है, जो दलितों पर जितने अत्याचार हुए थे तो उसके ही उस पर इन्होंने ये लिखा है। तो कौन लिखा है दोस्तों इसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये जूठन अपनी आत्मकथा लिखा है जूठन नाम से। तो ये दलित साहित्य है, जिसमें दलितों की दोस्तों उस समय उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उन पर क्या अत्याचार हुए, इसके बारे में ये दिखाया गया है, इसमें लिखा गया है। आगे देखें हम लोग, सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब दोस्तों होता है, मोटा मोटा जान लीजिए, बहकाना। बहकाने का मतलब झूठी दिलासा देना या लालच उत्पन्न करना। तो यही है बात यहां पर। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ऑप्शन नंबर है आपका यहां ये डी हो जाएगा।
आगे अगर हम लोग 47 वाले को देखते हैं, जब एक क्रिया पूर्ण होने के बाद जस्ट दूसरी क्रिया प्रारंभ स्टार्ट होती है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे उसने खाना खाकर पतंग उड़ाया, तो उन्होंने पहले पतंग उड़ाया, लेकिन खाना खाकर, जो पहली उन्होंने क्रिया की थी, तो वो खाना खाकर, तो वो खाना खाकर ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे इस बात को यहाँ, यानी जब एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक, पूर्व का मतलब ही होता है पहले। आगे देखें हम लोग 48 वाले को। 48 वाले को अगर देखें तो यहां पर क्या कह रहे हैं? फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ा प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे, इन सब के बारे में अगर जानते होंगे तो पहले ही आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों जो है उत्प्रेक्षा अलंकार से है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे? जहां भी यहां पर देख रहे हैं ना, जनु, जनु, मनहु या मानने, इन सब की बात जहां आती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। किसी वस्तु की मतलब एक तरह से संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, यानी जैसे मानो, जानो, मनु, जनु आदि शब्दों का जहां प्रयोग होता है ना, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाती है, यानी जहां कल्पना की बात आती है, कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो ये कहां से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास की जो रचना है वहां से। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखें हम लोग यहाँ 49 में, तो यहां पर क्या है दोस्तों? घर, पहाड़, नदी किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग आपको यहां देना होगा। घर किसी स्पेसिफिक घर के बारे में बताया होता, जैसे केजरीवाल का आवास, मोदी जी का आवास, तो यहां पर एक स्पेसिफिक घर के बारे में बात होता अगर, तो यह आपका हो जाता एक तरह से यहां पर व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहां पर घर, तो घर में झोपड़ी, छड़ी, झप्पर, शीश महल बहुत आ जाते हैं। पहाड़ में बहुत तरह के पहाड़ है, नदी में तो बहुत तरह की नदी है, किसी नदी का नाम नहीं है। यह एक क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक विशेष वर्ग को इंडिकेट कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 49 का। आगे देखें हम लोग 50 में, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उसने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में जो कुछ लिखा है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम है, लेकिन कैसा सर्वनाम है? तो कुछ यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है। उसने कुछ नहीं खाया, तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आप पार्क में अपने एक दोस्त के साथ बैठे हो, वो दोस्त कोई भी हो सकता है, मान लो पीछे से आपको एक खरखराहट की अचानक आवाज आई, आपने पीछे देखा कुछ नहीं था, तो आपके दिमाग में आया होगा कुछ, आप यही दिमाग के मुंह से यही निकलेगा, चलो जाने दो, होगा कुछ। कुछ का मतलब पंछी भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, कोई ढेला पत्थर मारा होगा, या कोई कुछ चीज बोला होगा उसमें। तो यानी आप अनिश्चय अवस्था में हो, क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आपने बोल दिया कि होगा कुछ। तो यही बात है, उसने कुछ नहीं खाया, तो ये अनिश्चय सर्वनाम है। आगे देखें, यहां पर आपको एक पैसेज दिया है, और पैसेज बड़ी बात है कि एक ही प्रश्न है इस पैसेज से। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो यहां पर कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं? गद्यांश के अनुसार मानव को अद्भुत शक्ति किसने प्रदान की? तो यहां पर आप देखोगे, आज विज्ञान ने मानव के जीवन को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। तो मानव को शक्तिशाली किसने बनाया? विज्ञान ने बनाया। तो विज्ञान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसानी से सॉल्व हो गया। आगे देखें यहां हम लोग 52 में, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है पंच परमेश्वर और ईदगाह जैसी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है? मेरे भाई, ईदगाह को कौन भूल सकता है? बचपन में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बार बार पढ़ने में मजा आ रहा था कि एक बच्चा घर से पैसा लेकर जाता है अठन्नी, और मेले में सब कुछ, मेला फ्री में देखता है, अपने मन को कंट्रोल करके, अपने आप को नियंत्रित करके, और अंत में खरीदता है तो दादी के लिए एक चिमटा खरीद कर लाता है। तो ये कैसे भूल सकते हो? ये याद नहीं है, लेकिन इससे आप पकड़ लोगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान, मुंशी चंद की बहुत सारी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मेरे भाई। गोदान और ये ईदगाह, और ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके हैं, कफन, नमक का दरोगा, ये सब पढ़ा होगा आपने। आगे देखें हम लोग 53 वाले में, तो 53 वाले में क्या है? कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार पूछ रहे हैं, कौन सा अलंकार है? तो देखें, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग,
बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लाइन लिखी गई है, आपको कविता की पंक्ति लिखी गई है यहाँ, तो ये कौन सा अलंकार है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये दोस्तों एक तरह से रूपक अलंकार है। कैसे रूपक हुआ, अब बात आपको ये समझना है कि रूपक में उपमेय और उपमान के बीच पूर्ण अभेद स्थापित किया जाता है। जैसे मानो आदि शब्दों का प्रयोग इसमें तो नहीं होता, वो तो उत्प्रेक्षा में होता है। तो यहाँ पर श्री राम, प्रभु श्री राम पर यहाँ पर बाल पतंग का सीधा आरोप लगाया जा रहा है, तो यह रूपक हो गया। आगे देखें 54 में, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है, उससे बैठा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, जो ऐसे होते हैं दोस्तों ना, तो ये कौन सा है, भाववाचक होते हैं। यानी उसको कष्ट होगा, उसको हो सकता है पिछवाड़े में पाका हुआ हो, बैठा नहीं हो, तो एक तरह से भाव बता रहा है कि उसको कष्ट है, भाव को समझो, यहाँ भाव बता रहा है। तो यहाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखो 55 वाले में क्या है, अभी ऐसा ही सवाल जस्ट ये जो यूपी लेखपाल की एग्जाम हुआ था, समझ लो ऐसा ही सवाल आया था। राम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, तो धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है धीरे धीरे, यह क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अभिव्यक्ति। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चलता है, चलता है ये तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे जो है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये चलने की विशेषता बता रहा है, कुछ चल रहा है धीरे धीरे। तो यही बात यहाँ पर है, समझ गए आप यहाँ पर। तो यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 वाले में देखें, पर्वत से झरना बहता है, थोड़ा सा यहाँ ब्लर हो गया है प्रश्न, आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा। पर्वत से झरना बहता है, तो से यहाँ आ गया, इसमें कह रहे हैं कौन सा कारक है, वही फिर आ गया कारक से रिलेटेड प्रश्न। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण पर, ऐसे आपको सुना होगा ना। तो यहाँ से वाला जो है, एक तो करण में आ जाता है, लेकिन ये अलग से है, जहां अलगाव की बात आती है तो वहां दोस्तों अपादान आ जाता है। तो यहाँ पर्वत से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ करण से देखकर करण मत मार देना, क्योंकि पर्वत से झरना बहता है तो झरना पर्वत से अलग होके बहता है ना, तो यहाँ अपादान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 56 का बी। आगे देख लें हम लोग, बालक हंस रहा है, इस वाक्य में कौन क्रिया प्रयुक्त हुई है, बालक हंस रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो अकर्मक हुई है, क्योंकि बालक केवल हंस रहा है। इस अकर्मक क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे बालक घर में हंस रहा है, तो इसका मतलब तब ये सकर्मक हो जाता, क्योंकि घर एक कर्म हो गया, तो इसमें कर्म है ये नहीं है, केवल क्रिया है, तो अकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होता है जिस सेंटेंस में, उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म होता है तो उसे सकर्मक कहते हैं। तो जैसे बालक बाजार जा रहा है, तो बाजार यहाँ कर्म हो गया ना, तब ये सकर्मक हो जाता, लेकिन बाजार नहीं, केवल बालक जा रहा है तो ये अकर्मक। ऐसे ऐसे आप लोग थोड़ा ध्यान देना। 58 में निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, अलंकार का गजब गजब का प्रश्न पूछ रहे हैं भाई। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहू, यहां देखो मानहू आ गया, अभी मैंने बताया था जहां मनु मानहू जनु ऐसा आए, समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी मानने, यानी लेट अस कंसीडर, यानी आपको कल्पना करने की बात है। जैसे मैथ में आप कल्पना करते हो, लेट अस कंसीडर यक्स, माना यक्स, ऐसे हिंदी में जहां मनहू जनहू मानो जानू ये आ जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी कल्पना की बात किया जा रहा है वहां पर, तो ये हो जाएगा। तो चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहू सुर सरिता बिमल चल उद्धात युग मीन। तो समझ गए आप। यहाँ आगे देखें हम लोग 59, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, मेरे भाई कौन भूल सकता है, धर्मवीर भारती को, बहुत ही प्रसिद्ध ये साहित्यकार हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत लिखा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ऐसे करके बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ 60 में व वर्ड, वह एक वर्ड दिया है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों आज जानते हैं हम लोग, हिंदी अगर पढ़े हैं तो स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा। स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं, वो 5-5 होते हैं। जैसे कंठ हो गया क वाले वर्ग में, फिर च वाले वर्ग में तालव्य, ट वाले वर्ग में क्या हो जाएगा, मूर्धा, फिर उसके बाद आ जाता है दंतोष्ठ, फिर उसके बाद आ जाता है प वर्ग।
में आ जाता है, ओष्ठ वाला जो आ जाता है, ओठ से बोला जाता है। तो ये द किस में आता है? तो ये द तो कंठ में आएगा नहीं, इसमें तो क वाला आ जाएगा, तो ये दंतोष्ठ में आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, इसका 60 का ए। तो समझ गए आप यहां पर। तो दोस्तों अब 60 प्रश्न हमने 2 टॉपिक को निपटा दिया है। आप लोग को मालूम है हमारे जो कराने की प्रक्रिया, मैंने पहले कहा था हर एक टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में करवाएंगे। तो एक पार्ट हमारा पार्ट ए ये हो गया, और दूसरे पार्ट में हम लोग दोस्तों क्या लेकर आएंगे, जो आपको पर्यावरण यानी जो जीएस वाला पोर्शन है वो, और मैथ यानी जीएस यानी इन्वायरमेंट और मैथ लेकर आएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इंग्लिश इंग्लिश और संस्कृत कहाँ गया? तो मेरे भाई इंग्लिश और संस्कृत को अभी हम छोड़ रहे हैं, 10 टेस्ट सीरीज हमारी पूरा हो जाएगी। तो एक सारे टेस्ट सीरीज का मिलाकर एक इंग्लिश का बना देंगे, सारे टेस्ट सीरीज का मिलाकर एक संस्कृत बना देंगे। जिसको संस्कृत देखना होगा संस्कृत देखेगा, जिसको इंग्लिश देखना होगा इंग्लिश देखेगा। क्योंकि इसमें हम बताएंगे तो कुछ लोग अलग अलग हैं तो उनका समय नुकसान होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़कर आगे बताएंगे। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अपने पार्ट बी में। नमस्कार।